नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस अड्डा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। एमसीक्यू की सीरीज शुरू करेंगे हम कंप्यूटर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, जिसके फॉर्म अभी निकल चुके हैं। तो ये जो 30 नंबर हैं, देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जब तक आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तब तक सिलेक्शन नहीं होती है। और कंप्यूटर जो है वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का है। तो आउट ऑफ 120 अगर आप 30 करेंगे तो 1/4 यही निकल जाता है आपका। 25% प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर में है। तो आज से 2000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज में शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप पहला काम कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अपने से, ठीक है। अपने से सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप कि भाई आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। डायरेक्ट तुक्का कोई नहीं मारेंगे आप। इन 15 क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ही क्वेश्चंस आप कीजिए जो क्वेश्चन आप 100% श्योर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने 2-4 तुक्के आपके लग गए, तो आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, तुक्का लगाना है, लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड अभी नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड बाद में करना है। जब स्टार्टिंग में आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक गलतफहमी पाल लेते हो कि भाई हमें ये चीज़ें आती हैं तो मेरे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले आप देखिए कि इन 15 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सको। क्योंकि जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो तब तक सिलेक्शन होने से रही। दूसरा, साथ साथ में मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन और एक्चुअल एग्जाम के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करता है मॉक टेस्ट और ये एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम लोग अपने लेक्चर सीरीज में ये कंप्लीट कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं। तो उसमें से अगर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई, दिस ऑप्शन ई सफारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैक मीन्स एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 2, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर इज ए सेट ऑफ सबरूटीन, डेफिनेशंस, प्रोटोकॉल एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। Which of the following is the term for set of requirements that govern how one application can talk to the another? इसमें से देखो क्या होता है, बेसिकली एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करती है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली आंसर बोल दूं तो आंसर है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे एपीआई आपको दिख रहा होगा। अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये एपीआई होता क्या है। बेसिकली एपीआई का फंक्शन क्या है, एपीआई का रोल क्या है कि ये एक एप्लीकेशन को इंटरेक्ट कराता है दूसरी एप्लीकेशन से, ठीक है। एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी आप कोई मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर जगह एपीआई का फंक्शन है। हर जगह क्या फंक्शन है? एपीआई का फंक्शन है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए हैं। रेस्टोरेंट में जब आप बैठेंगे तो आपके सामने मेन्यू होगा और मेन्यू पे आपके पास n नंबर ऑफ चीज़ें होंगी जो आप मंगवा सकते हो। कहाँ से? किचन से मंगवा सकते हो, जो सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन कोई तो लिंक होना चाहिए ना बीच में, जो आपकी चीज़ कहाँ तक पहुँचाए, किचन तक, और वो ऑर्डर जो है वो किचन तक आप तक पहुँचे। तो बीच का लिंक यहाँ पे कौन कंप्लीट करेगा? बीच का लिंक यहाँ पे कंप्लीट करेगा वेटर,
उसी तरीके से एप्लीकेशन नंबर 1 जब एप्लीकेशन नंबर 2 के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये जो बीच का जो लिंक है जो एप्लीकेशन 1 को इंटरेक्ट कराएगा एप्लीकेशन 2 के साथ, इसे कहते हैं API, दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा कि API क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft in MS Word spelling check is a feature available in which tab। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस में। ठीक है, जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि भाई आजकल क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। मेन्यू से क्वेश्चन आते हैं, पहले शॉर्टकट की से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन मेन्यू से भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये वाला फीचर कौन से वाले मेन्यू में आता है, ये वाला फीचर किस सब मेन्यू का पार्ट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपसे पूछी गई है कि जो स्पेलिंग चेक है, स्पेलिंग चेक ये किसका फीचर है, ये फीचर है रिव्यू का, किस सब मेन्यू का पार्ट है। स्पेलिंग चेक इज ए पार्ट ऑफ रिव्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है दैट उसमें डाटा जो स्टोर होता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? ऑब्जेक्ट कोड का कंसेप्ट है। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसमें डेटा जो होता है, डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, एंड कोड जो होता है, कोड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये हम पहले भी अब डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्लास में कि भाई ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड होता क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है। तो सबसे पहले इसमें एक तो C++ आता है, पाइथन आता है, ठीक है, जावा आता है, उसके बाद मैटलैब आता है, उसके बाद स्काला आता है, रूबी पर्ल, ठीक है, PHP, जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट पास्कल भी आता है, ठीक है, स्काला आता है। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स विच आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोर और लेस ये सारी लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बोली दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ऑप्शन में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? दैट इज पास्कल। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है, C++ भी है, मैटलैब भी है, कोलिन भी है, और भी मैंने एग्जांपल्स आपको बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If you are allowing a person on the network based on the credentials to main security of your network, then this act refers to the process of। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को लॉगिन आईडी देते हो, ठीक है, फिर उसका पासवर्ड देते हो, ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? आप किसी चीज़ को नेटवर्क पे अलो कर रहे हो कि आप इस नेटवर्क को अलो करो ऑन द बेसिस ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, allowing the user to use the network on the basis of login ID and password basis, that is known as authentication. Next, which of the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसेस होते हैं उसमें प्रोसेसर को कौन डायरेक्ट करता है कि ये ऑपरेशन होने चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, एड्रेस बस और ALU, तो इसमें आंसर आएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IBM सुपर कंप्यूटर। तो जब हमने सुपर कंप्यूटर की क्लास की थी तो वहां पे आपको बताया गया था कि IBM सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में जो वाटसन दैट इज IBM सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, which is a feature included in MS PowerPoint software?
which is a feature included in MS PowerPoint software that allows the user to see all the slides, in a presentation in one time. एक टाइम पे सारी की सारी स्लाइड जो है वो आप देख सकते हो. मान लीजिए स्लाइड नंबर 1 चल रही है तो स्लाइड नंबर 2 फिर हॉरिजेंटली, ठीक है, हॉरिजेंटली 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी. तो एक टाइम पे अगर आपको सारी की सारी स्लाइड्स देखनी है तो इसके लिए आपको कौन सा फीचर है, यहाँ पे फीचर है स्लाइड सॉर्टर. कौन सा फीचर है? स्लाइड सॉर्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट valid version of MS Office? Which of the following is not valid version of MS Office? ऑप्शन है आपके पास Office 2010, Office 2016, Office Vista and D is done. तो आपको पता होगा कि जो Office Vista है, ठीक है, that has been discontinued. इसलिए ये जो है this is not the valid version. Office Vista is not the valid version of MS Office. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 मेमोरी से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्पेस? किलोबाइट, पीटाबाइट, योटोबाइट और ब्रोंटोबाइट. आपको पता है ब्रोंटोबाइट जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट. अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दिस इज लार्जेस्ट स्पेस, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें दिस इज सेकंड लार्जेस्ट. सबसे लार्जेस्ट क्या है? सबसे लार्जेस्ट है जीओपी बाइट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 raised power 100 यूनिट्स, 2 raised power 100 बाइट्स. ये जो ब्रोंटो बाइट्स है दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 raised power 90 बाइट्स, 2 raised power 90 बाइट्स. नेक्स्ट, communication between walkie talkies involves which of the following type of transmission? Simplex, full duplex, half duplex, none. देखिए यहाँ पे जब नेटवर्किंग टॉपिक शुरू हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये सिंप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि भाई हाफ डुप्लेक्स क्या होता है. हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि भाई सेंडर ये ए है, ये बी है. आप ए से बी भी सिग्नल सेंड कर सकते हो और बी से ए भी सिग्नल सेंड कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम या तो सिग्नल ए से बी जाएगा या तो बी से ए आएगा. ऐसे टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं हम? ऐसे टाइप के सिस्टम को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स. ऐसे टाइप को सिस्टम को क्या बोलते हैं आप? हाफ डुप्लेक्स. तो क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे? कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकी जो है दैट इन्वॉल्व्स विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिशन. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है. हाफ डुप्लेक्स में ए से बी मतलब सेंडर टू रिसीवर, इसमें से सेंडर और रिसीवर कोई भी हो सकता है. आप ए से बी भी सिग्नल भेज सकते हो और बी से ए भी सिग्नल भेज सकते हो, लेकिन वन एट ए टाइम. ठीक है ना, वन एट ए टाइम. वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? हाफ डुप्लेक्स. ये सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स चैनल क्या होते हैं? सिंप्लेक्स चैनल में बेसिकली सिर्फ ए से बी ही आप डेटा सेंड कर सकते हो, बी से ए आप डेटा सेंड नहीं कर सकते हो. जैसे टीवी ट्रांसमिशन हो गया, एफएम ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, तो सिर्फ टीवी वाले जो भी वहाँ पे बैठे होंगे वो आप यहाँ पे सुनेंगे. ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से भी कुछ बोल पाएंगे उनको, ऐसा नहीं होता है. एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो हो गया या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो हो गया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स चैनल. और फुल डुप्लेक्स क्या चीज़ है? फुल डुप्लेक्स होता है जिसमें आप ए से बी भी डेटा सेंड कर सकते हो, बी से ए भी डेटा सेंड कर सकते हो, बट साइमल्टेनियसली डेटा सेंड कर सकते हो. जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो मैं भी बात कर सकता हूँ, मतलब यहाँ जैसे आप दो बंदे बात कर रहे हैं तो ये बंदा भी बात कर रहा है, ये बंदा भी बात कर रहा है, तो दोनों बंदों को सुनाई देता है एट ए टाइम. जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? फुल डुप्लेक्स की. लेकिन वॉकी टॉकी में क्या होता है? वॉकी टॉकी में आप ए से बी भी डेटा सेंड कर सकते हो, बी से ए भी डेटा सेंड कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा बोलेगा. ठीक है, तो वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग विंडो 8 विद विंडो 8.1. मान लीजिए आपने पहले विंडो 8 चला रखी है अपने लैपटॉप में. ठीक है, आपने
लैपटॉप में, और आप उसको किससे रिप्लेस कर रहे हो, 8.1 को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपडेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपडेट करना बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, अपडेट करना। आंसर इज अपडेटिंग। अपग्रेडिंग नहीं आएगा, अपग्रेडिंग में आप डिवाइस चेंज करते हो, अपग्रेडिंग में आप क्या करते हो, डिवाइस चेंज करते हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने अपग्रेड किया है, ठीक है। तो आंसर आएगा अपडेटिंग। डिवाइस चेंज नहीं किया आपने, तो डिवाइस में अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, तो मॉडम, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या नन। तो आपको पता है कि भाई मॉडम जो है दैट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मॉडम जो है दैट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ठीक है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is the reboot where power to the system is physically turned off। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। which among the following is a reboot where power to the system is physically turned off and back on again causing an initial boot of the machine। देखिए यहाँ पे बूटिंग दो प्रकार की होती है जनरली, एक कोल्ड बूटिंग और एक क्या होगी आपकी वार्म बूटिंग, ठीक है। जो वार्म बूटिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या बोलते हैं इसको, जैसे आपने फिजिकली पावर ऑफ किया, ठीक है ना, तो पावर ऑफ करने को आप क्या बोलेंगे, पावर ऑफ करने को, जैसे मान लीजिए आपने बटन को फिजिकली टच किया, उसको पावर ऑफ किया और उसको दोबारा फिजिकली दबाने से पावर ऑन किया, तो इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। लेकिन आपने देखा होगा कि एक और ऑप्शन होता है आपके पास, रीस्टार्ट, ठीक है ना। जो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन है उसमें ऑटोमेटिक ऑफ होगा और ऑटोमेटिक ऑन होगा, उसमें आप फिजिकली उसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एक बार आप फिजिकली ऑफ करेंगे, दोबारा फिजिकली ऑन करेंगे, तो ये आ गया आपके पास कोल्ड बूटिंग, ये आ गया आपके पास कोल्ड बूटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट वाला बटन दबाएंगे, आपने फिजिकली ऑफ तो किया लेकिन ऑन जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा, तो वो आ गया आपके पास वार्म बूटिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, which memory is non volatile and may be written only once। तो हमने मेमोरीज के टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कशन किया था कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, इसमें मल्टी टाइम प्रोग्रामेबल कौन सी है, इसमें सिंगल टाइम प्रोग्रामेबल कौन सी है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे रैम तो सबसे पहले वोलाटाइल मेमोरी है, रैम क्या है सबसे पहले, वोलाटाइल मेमोरी। ई प्रोम, डबल ई प्रोम और प्रोम जो है दैट इज, ये सारे के सारे टाइप्स हैं प्रोम की। तो ये कौन सी मेमोरीज हैं, ये तो सबसे पहले नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में भी मैंने आपको जब हमने रोम किया था तो मैंने इसको क्लासीफाई किया था कि भाई ऑर्डिनरी रोम क्या चीज़ होती है और परमानेंट रोम क्या चीज़ होती है, ठीक। इरेजेबल रोम क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये जो प्रोम है, ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसको आप एक ही बार इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इसमें बार बार प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप वहाँ पे आपको याद होगा तो ये जो ई प्रोम और डबल ई प्रोम है, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरीज कौन सी मेमोरीज थी, ये मेमोरीज थी मल्टी टाइम प्रोग्रामेबल। क्या थी, मल्टी टाइम प्रोग्रामेबल। ये मैं बीच में क्यों बोल रहा हूँ कि भाई कि हमने ये क्लास में पढ़ा था, ये सब टर्म में क्यों यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हैं तो बेसिकली ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन बैचेस में, जो पेड लेक्चर्स हैं उनके लिए लेक्चर सीरीज शुरू की थी। लेकिन बाद में हमने सोचा कि ये MCQ वाली सीरीज जो है वो ओपन टू ऑल रखते हैं, ठीक है, सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, आप पढ़िए जहाँ मर्जी से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन MCQ के टाइम पे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि पेपर में किस प्रकार से आता। तो आपको लग जाएगा, आपको जब मैं यहाँ पे MCQs कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आपको क्या करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पेड लेक्चर खरीद लीजिए, ठीक है, 399 में आपको लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वहाँ से
अदरवाइज आपको यूट्यूब से जहां मर्जी से पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मकसद हमारा ये है कि आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। दैट इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी सिलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि बार बार आपको ऐसे चांसेस लाइफ में नहीं मिलेंगी। इतनी ज़्यादा ये जो अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, इस लेवल पे रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इससे पहले इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं होती, चाहे आप JKSSB की बात कर लो, चाहे आप JK बैंक की बात कर लो। तो अगर आप JK बैंक में भी देख लेंगे तो उसमें भी 1800 पोस्ट हैं, लगभग 1800 पोस्ट हैं। चाहे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात कर लो, इसमें भी आपको 1800-1900 पोस्ट हैं। तो इस लेवल पे पोस्टें जो हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से बच्चे जो हैं वो मतलब पढ़े जा रहे हैं। तो कंपटीशन का जो लेवल होगा वो एकदम हाई रहने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई 1800 पोस्टें हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख बच्चा इन पेपर्स के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कंपटीशन भी आप समझ सकते हैं कि भाई किस लेवल का होगा। दूसरी चीज़ ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, ये UT वाइज पेपर है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर नहीं है। ठीक है, UT वाइज इन द सेंस कि आप पहले जब पेपर जो भी मेरिट बनेगा वो मेरिट UT बेसिस पे बनेगा। ठीक है ना, UT बेसिस पे बनेगा। उसके बाद जो भी आपने फॉर्म में प्रेफरेंसेस लगाए होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।